गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हमने जो किया था वो किया था हमने मॉडर्न फिजिक्स के दो चैप्टर किए थे। वो जो हमने किए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, एंड सेकंड हमने किया था एटम। ठीक है, तो हमने एटम के बारे में पढ़ लिया था। एटम कंसिस्ट करता है, एटम क्या क्या कंसिस्ट करता है? एटम कंसिस्ट न्यूक्लियस एज वेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, तो हमने जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था वो सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पढ़ा था, मतलब कि इन दोनों के बीच का फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले पोस्टुलेट्स, वो सब हमने पढ़ा था। हम न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर हमने कुछ ज्यादा काम नहीं किया था। हमने सिर्फ बोला था ये इसको हम हर जगह सिर्फ जेडी, इसका जो चार्ज देते थे, चार्ज एटॉमिक नंबर इनटू उसका चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, उसको करके हम सिर्फ इतना ही कर रहे थे। हम न्यूक्लियस के अंदर उसकी क्या कंपोजिशन है, ये इन सब चीजों पे हम नहीं गए थे। हमने सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात की थी कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth ऑर्बिट, ये सब हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, Vn होता है 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू जेड बाई एन, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ये सब कुछ। ठीक है, एंड Rn इक्वल्स टू 0.529 इंटू 10 into n square by z in angstrom, और ये होता है ई एन माइनस के 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। ठीक है, तो आज जो है हम बात करेंगे सिर्फ सिर्फ किसकी? न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस कैसा है, किस तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की कंपोजिशन कैसे होती है? न्यूक्लियस क्या क्या कैरी करता है? न्यूक्लियस कैरीज न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एज वेल न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपके क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन को हम क्या मानते हैं? पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं। और न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ठीक है, तो हमें ना एक न्यूक्लियर को लिखने का तरीका कैसे होता है? किसी भी एटम को हम इस तरीके से लिखते हैं, कोई भी एटम है एक्स। ठीक है, कोई भी एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल में है उसको हम एक्स लिखा है, तो नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखते हैं सॉरी क्या लिख दिया, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस को इस फॉर्मेट में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो ए क्या है आपका? ए इज एटॉमिक मास एंड जेड इज एटॉमिक नंबर। और आपको पता होगा एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। इसको हम जनरली ये भी बोलते हैं विच इज नोन एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है,
स्पेलिंग ओ नहीं आएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो NP बोल रहा हूँ वो कितना होता है Z, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो कितना होता है A। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा, A माइनस Z, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे जब आपका वो आएगा ना बाइंडिंग एनर्जी, तब मास डिफेक्ट, इसमें हम ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को A माइनस Z। क्लियर है इतना सबको, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंपोजिशन की बात, ठीक है। और किसी को भी इस, ये जो हमारा जो न्यूक्लियस है, जो हमारा कैरी करता है किसको, क्या लिख रहा हूँ, न्यूक्लियस जो कैरी करता है किसको, किसको, इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, प्रोटॉन नॉट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाए, इसको हम दूसरा एक वर्ड भी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, ठीक है। तो न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियन भी देखो, जो न्यूक्लियस होता है आपका, वो क्या कंसीडर करता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियन, ठीक है। तो न्यूक्लियन जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का क्या होता है, वो पूरा कॉम्बिनेशन होता है, व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियन। और किसी भी एटम को हम इस फॉर्मेट में जो रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे Z आएगा, सॉरी, इसे बोलते हैं न्यूक्लियाइड, ठीक है। और हर एटम का क्या होगा, स्पेसिफिक न्यूक्लियाइड होगा। जैसे ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 18 16, कार्बन का होता है 2 12, सोडियम का कितना होता है 11 23। इसका मतलब क्या है, 11 तो है प्रोटॉन्स प्लस 12 है न्यूट्रॉन्स, इसमें क्या है, सेम है, 6 सही है, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हर एलिमेंट, हर न्यूक्लियाइड का फिक्स होगा, वो किसी भी एटम को जो है, हमें किसी भी न्यूक्लियस को जो रिप्रेजेंट करना होता है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म आती है आपकी न्यूक्लियर रेडियस, मैं इधर ही लिख रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस क्या होती है आपकी, न्यूक्लियर रेडियस आपने पढ़ा हुआ, हम न्यूक्लियस को क्या मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं वो क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस आपका स्फेरिकल इन शेप होता है, डेंसिटी आपकी न्यूक्लियस की जनरली कांस्टेंट होती है। तो आपने पढ़ा मास क्या होता है, एटॉमिक मास, ए, ए आपका क्या था, एटॉमिक मास, ए क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर माने तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसका मतलब ये आर क्या आपकी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियर रेडियस, इट इज नोन एज न्यूक्लियर रेडियस। तो ए क्या होगा, डेंसिटी कांस्टेंट 4/3 पाई कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई एक तरफ इंटू आर क्यूब, ठीक है। तो आर क्यूब इक्वल टू ए डिवाइड बाय रो इंटू 4/3 पाई, सही है। तो आर क्यूब इक्वल टू, आर इज प्रोपोर्शनल टू, लिख रहा हूँ ए पावर 1/3, क्योंकि देखो आपको दिख रहा होगा रेडियस जो है वो एटॉमिक मास क्या है, 1/3 की प्रोपोर्शन में आ रही है, ठीक है। इसलिए हम इक्वल लगाने के, इस प्रोपोर्शन से हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए पावर 1/3, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए पावर 1/3,
ए यहाँ पे एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर नहीं है। ए इज एटॉमिक मास। क्लियर है सबको? क्योंकि मैंने क्या बोला है, आपका न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, और स्फीयर का अगर आपको मास निकालना है, एटॉमिक मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये मैंने क्या लिखा है, एक मास जो होता है क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम स्फीयर मानने से 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आर क्यूब इक्वल टू ए बाय समथिंग आ रहा है, मतलब आर क्यूब, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3, क्योंकि आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए है यहाँ पे, तो आर क्या होगा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी। ठीक है, आर नॉट आपका एक कांस्टेंट है, और ए क्या आपका मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास बोलो, मास नंबर बोलो। क्लियर है सबको इतना? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। फिर उसके बाद आएगा अब न्यूक्लियर डेंसिटी। आर नॉट की वैल्यू अंशुमन हर न्यूक्लियस के लिए अलग अलग हो, मतलब आर नॉट की वैल्यू ऐसा कुछ कहीं काम ही नहीं आती ना, हमें कहीं भी नहीं चाहिए होता है, हमारा वो कट ही जाता है। वो बोलता है कि जैसे एक न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक मास कितना है और दूसरे का कितना है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। तो आर नॉट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो डेंसिटी न्यूक्लियस की, क्योंकि हम एक ऑर्डर में लेते हैं, 10 टू पावर अराउंड कितना होता है न्यूक्लियर की जो डेंसिटी होती है, अराउंड 10 टू पावर 17 रखते हैं। ठीक है, बताता हूँ आपको। पहले मैं डेंसिटी बताना था, फिर मैं बताता हूँ आपको। सेकंड टर्म आएगी आपकी न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी जो है आपकी, न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है आपका, कि ये एक कांस्टेंट होती है, और हम न्यूक्लियस की जो डेंसिटी बहुत ज्यादा मानते हैं, मतलब कितनी होती है उसकी वैल्यू सीधे सीधे बताते हैं, वो होती है 10 टू पावर 17 kg पर मीटर क्यूब इन एसआई यूनिट, और 10 टू पावर 14 इन सीजीएस यूनिट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कुछ छोटी नहीं है। बोलोगे सर इतनी ज्यादा डेंसिटी है तो न्यूक्लियस बहुत भारी होगा, बिल्कुल न्यूक्लियस बहुत भारी होना चाहिए, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसका वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक है, इसे दिखाई भी नहीं देता है न्यूक्लियस हमको। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो 10 टू पावर -26 के ऑर्डर में होता है। ठीक है, -27 समथिंग, ठीक है, मीटर में। तो इसलिए हमें जो मास होता है हमारे को दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है, मतलब वो हमें न्यूक्लियस दिखाई ही नहीं देता, विजिबल ही नहीं होता है। पर न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में बिठा लो। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे कैसे, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये होता है ना डेंसिटी का फॉर्मूला, अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब होता क्या है, जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता है, आपने पढ़ा हुआ है। अगर आप बात कर रहे हो हीलियम की और बात कर रहे हो सोडियम की, तो हीलियम का मास है 4, सोडियम का मास है 23। पर क्या इन दोनों के वॉल्यूम सेम है? नहीं, हीलियम का वॉल्यूम कम होता है, सोडियम का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, मैं एटम के वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे न्यूक्लियस के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। अभी हम जितना भी पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, एटम के अंदर थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, वो आप पढ़ते हो बाद में। ठीक है, तो दोनों की जो न्यूक्लियस है, इसके वॉल्यूम भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, इसका कम होगा इसका ज्यादा होगा, बट डेंसिटी जो होगी वो क्या रहेगी आपकी, इंडिपेंडेंट रहेगी। तो यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। मास नंबर जो होता है ना, ए पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो रेडियस करेगी, वेयर एज न्यूक्लियर रेडियस डिपेंड्स अपॉन मास नंबर। मास नंबर पे करता है, नॉट एटॉमिक नंबर। जेड पे नहीं करती, वो इस पे करती है, मास नंबर पे करती है। ठीक है, क्लियर है सबको? और न्यूक्लियर की जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की, वो हमारी कितनी होती है, 10 टू पावर -15 के ऑलमोस्ट उस रेशियो में होती है। न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है ना, न्यूक्लियर रेडियस हर किसी की अलग अलग होती है। फर्मी न्यूक्लियर रेडियस को किस में ऑब्जर्व करते हैं,
न्यूक्लियर रेडियस इज ऑब्जर्व, क्योंकि बहुत छोटी होती है वो, एंगस्ट्रॉम वगैरह में नहीं लेते हैं। न्यूक्लियर रेडियस इज मेजर्ड इन फर्मी मीटर, इन फर्मी नॉट मीटर, फर्मी। फर्मी आपको टर्म पता होगी, 1 फर्मी कितना होता है, 1 FM लिखते हैं उसको, 1 फर्मी FM इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। आज तक आपने पिको तक ही किया, पिको के बाद फर्मी आती है टर्म, आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले आता है मिली, फिर आता है माइक्रो, फिर आता है नैनो, फिर आता है पिको, फिर आता है फर्मी। ठीक है, फर्मी का एफ होता है, पीछे उसका फर्मी के एम की यूनिट लग रही है। ठीक है, क्लियर है सबको। जैसे 1 पिकोमीटर, तो पीस 1 पिको क्या होता है, मतलब 10⁻12 मीटर लगा रहे हैं, मतलब पीछे मीटर लग जाएगा। ठीक है, 1 फर्मी मीटर मतलब 10⁻15 मीटर। ठीक है, पिको कूलम का मतलब पड़ा ना, एम जो है मीटर के लिए लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है सबको इतना। उसके बाद आते हैं 3 टर्म और आती है, आइसोटॉप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन। ठीक है, सबसे पहले आइसो टॉप्स, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ दोज एटम which have same atomic number but different mass number, same atomic number but different mass number। और सबसे खास बात होता है ये एक ही टाइप के मटेरियल के होते हैं, टाइप ऑफ वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के होते हैं। जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, तीनों हाइड्रोजन की ही बात करूंगा। हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1H1 हाइड्रोजन, फिर आता है ड्यूटीरियम 1H2, फिर आता है ट्राइटियम 1H3। ड्यूटीरियम को डी भी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों देखो है तो हाइड्रोजन के एलिमेंट ही ना। अब इनमें देखो ये तो सब सेम है, जेड, जेड क्या होगा आपका, सेम होगा, और ए क्या होगा, डिफरेंट। इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी है, एक की क्या है, प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, इधर क्या है 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, इधर है 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गई आपकी उसकी बात, हाइड्रोजन की। क्लियर है, तो ये हो गई आइसोटॉप। सेकंड टर्म आएगी आपकी आइसोबार्स, यहाँ लिख रहा हूँ। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास तो क्या होता है, सेम होता है। ए क्या होगा इस बार, सेम, और जेड क्या होगा, डिफरेंट। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल जेड के बेसिस पे बनी है। जेड अगर अलग है तो उसका नाम एलिमेंट भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के बीच। जैसे कार्बन का एक आइसोटोप होता है, कार्बन का यहाँ पे आइसोटोप भी लिख देता हूँ। आइसोटोप होता है कार्बन का 6C12 6C14। ठीक है, इसका मतलब 6 ही प्रोटॉन 6 ही न्यूट्रॉन, इधर है 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, तो 14 है। इसका एटॉमिक नंबर सेम रखेंगे, सॉरी मास नंबर, तो 6C14 आइसोटोप ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन। इन दोनों का देखो ए तो क्या है, सेम है, बट क्या है, जेड क्या अलग अलग है। तो इसका मतलब ये क्या है, आइसोबार। ठीक है, तो आइसोबार का मतलब ए तो आपका क्या है, सेम, और जेड क्या आपका, डिफरेंट। फिर आता है आइसोटोन्स, इसके अंदर क्या होता है, ए माइनस जेड की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये वाला मॉडल थर्ड आते हैं आपके
आइसोटोन। आइसोटोन्स क्या होते हैं आपके? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब A माइनस जेड जो है वो आपका क्या होगा? सेम। आइसोटोन्स पे आपके अलग अलग न्यूक्लियस ही होंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, क्लोरीन। क्लोरीन का होता है आइसोटोप ले रहा हूँ क्लोरीन का 17Cl37। वैसे 35 होता है पर क्लोरीन का आइसोटोप 37 भी दिखाता है। और पोटेशियम का 19K39। अब आप चेक करोगे तो न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 37। प्रोटॉन तो इससे कितने हैं? 17। न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। इधर कितना है? प्रोटॉन है आपके 19 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए तो क्या होंगे? आइसोटोन। क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? जैसे कि 6C14 और 8O16, इनमें भी चेक कर सकते हो। ये भी क्या आपके आइसोटोन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो तो 6 है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो भी 8 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी 8 है। ये दोनों क्या है आपके? आइसोटोन। क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट। अब मुझसे अंशुमन पता नहीं किसने पूछा था कि आर नॉट की वैल्यू क्या होती है। तो आर नॉट की वैल्यू क्या होती है? मैंने लिखा था आर इक्वल्स टू आर नॉट ए पावर 1/3। और जबकि हमने लिखा था आर इक्वल टू आर नॉट, तो मैंने क्या बोला था? ए पावर 1/3 डिवाइड बाय, आया कैसा था वो हमारा? रो से डिवाइड, एक नहीं रुको, मैंने ये लिखा था 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी इक्वल टू ए। सही है? तो क्या बनेगा? r³ इक्वल टू ए अपॉन रो इंटू 4/3 पाई। सही है? r क्या बनेगा? 1 a अपॉन रो बाई 4/3 पाई का पूरे का 1/3। ठीक है? तो r इक्वल टू 1/रो इंटू 4/3 पाई पावर 1/3 इंटू a 1/3। ये बनेगा आपका आर नॉट। आर नॉट कितना आ रहा है? आर नॉट इक्वल्स टू 1/रो कितना था? 10⁻17 इंटू 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 होल पावर 1/3। ये आपकी आर नॉट की वैल्यू आएगी। तो आर नॉट विल बी, ये 3.14 ऑलमोस्ट कट ही जाएगा बट ठीक है चलो रख लेते हैं। 10⁻17 इंटू 4 इंटू 1.05 पावर 1/3। तो आर नॉट इक्वल टू, इसको 2 दे देंगे तो कितना बनेगा? 4, एक मिनट, 4.6 नहीं 4.2, 1/10⁻17 इंटू 4.2 पावर 1/3 ऊपर जाए आर नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये सोल्व कर लोगे? ठीक है, आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? नेक्स्ट के बाद आता है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस आपने ग्राफ पढ़ा। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होते हैं, आपको पता होगा। एंड इसी वजह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, पहला पॉइंट।
सेकेंड। और ये क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, मतलब कम डिस्टेंस पे लगते हैं, ज्यादा डिस्टेंस पे लगते हैं, तो बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए ही लगते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको शॉर्ट रेंज फोर्सेस। दीज फोर्सेस आर नोन एज शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये भी क्वेश्चन आ जाता है नीट में कि लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस, बोलेंगे सर हमें रेंज तो पता नहीं क्या बोला गया है, ठीक है। उसके बाद में ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं नहीं करते। इनवर्स स्क्वायर लॉ आपको पता होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब वो इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब F1 बाई आर स्क्वायर के जो होता है उस लॉ को जो फॉलो करता है उसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो ये फॉलो नहीं करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा हुआ है दो फोर्स चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है वो तो होता है k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो आप अब यहाँ पे तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर आ रहा है, ये तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये तो कि हमने चार्जेस के पीछे पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बात बताई जाएगी, ये फोर्स होता है एटॉमिक फोर्सेस, ये लगता है न्यूक्लियस और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में। पर जो न्यूक्लियस आपस में जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो जो होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था आपको, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जो होंगे ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करते, दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो जो कूलम्ब्स लॉ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए है, जब चार्ज रेस्ट पे रहते हैं, ठीक है। तो वो उसी तरह से इसी तरह बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते, चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहे, इनवर्स पे लॉ फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। क्लियर है, बताइए डाउट। उसके बाद आता है आपका टर्म, नई टर्म आती है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या होगा आपको पता है कि कोई भी जो न्यूक्लियस होता है वो किससे बना होता है, अपने प्रोटॉन्स एज वेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो एक्चुअल न्यूक्लियस का मास है और जो हमने ये सम करके कैलकुलेट किया उन दोनों के बीच में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे कि मान लो मैंने लिया ओ 816, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 8 है, सॉरी न्यूट्रॉन भी और प्रोटॉन भी कितने हैं, 8 है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी 8 है, ठीक है। तो अगर आज मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन का जो मैंने मास ऑब्जर्व किया तो वो आया 15.00, मतलब सॉरी 15.9908। तो यहाँ पे आना कितना चाहिए था, 16, और आ कितना रहा 15। एक्चुअली 16 ऐसे नहीं बोलते, उनका मास हम रखेंगे पूरा एएमयू में, फिर कैलकुलेट करेंगे। और जो एक फर्क आ रहा है ना, आप इसी समय न्यूक्लियस के जो मास में फर्क आ रहा है मास नंबर में, उसे हमने बोला है मास डिफेक्ट, ठीक है। तो मास डिफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है दिस इज डेल्टा एम इक्वल्स टू किसी भी न्यूक्लियस में मास ऑफ प्रोटॉन, और कितने प्रोटॉन है वो जेड ही बता देता, जेड मैंने बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने ऑलरेडी बताया था ए माइनस जेड होता है, इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ गिवन एटम, होता है आपका मास डिफेक्ट। क्लियर है सबको, डाउट। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड ये है क्या आपका मास ऑफ न्यूक्लियस।
क्लियर है सबको? इसके बाद आता है एक नई टर्म आती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है आपकी? ये जो आपने मास इफेक्ट निकाला है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी मतलब उसको बाइंड करके रखें न्यूक्लियस को, ठीक है? तो बाइंडिंग एनर्जी सीधा सीधा बोलते हैं मास इफेक्ट होता है, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मास इफेक्ट आ रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी ईवी लिख रहा हूँ, ईवी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी। मेरी आइंस्टाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसी को रख रहे हैं। डेल्टा एम आपको ऊपर रखा हुआ है, ये जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन मास ऑफ एन माइनस एम इंटू न्यूक्लियस कैपिटल एन इंटू सी स्क्वायर। और अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम सीधे सीधा ये करते हैं, जो डेल्टा एम है तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? डेल्टा एम को आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो 931.49, ये हो जाएगा आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यू, यू की यूनिट होती है, ठीक है? तो ये आ गया आपका बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 931.5 ले लेते हैं कुछ लोग, सिर्फ 931 ही रख लेते हैं, आप लोग एनसीईआरटी में 931 ही रख लेते हैं। और अगर एग्जैक्ट बोर्ड तो कितना होता है? 931.49। फिर नेक्स्ट टर्म आपकी आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है कि भाई एक न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में इट इज बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस, तो ऑफ न्यूक्लियस मतलब क्या होता है कि एक न्यूक्लियस के रिप्रेजेंट में, तो उसका क्या होगा? जो ईवी निकाला है आपने, उसको फिर लिख रहा हूँ, जो आपने बाइंडिंग एनर्जी निकाली उसको डिवाइड कर दो उसके एटॉमिक मास नंबर्स, ठीक है? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा? ईवी बाय ए, तो क्या बनेगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइड बाय, ये होगी आपकी पूरी की पूरी टर्म जो है क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर ए से को काट मत देना, ठीक है? वो बता रहे हैं ईवी बाय ए जो पूरी टर्म है, इसी को हमने क्या बोला है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है? क्लियर है इतना सबको? फिर हमारा आता है बाइंडिंग एनर्जी का कर्व आ जाएगा कि भाई कर्व में कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जो आपकी मैंने न्यूक्लियर डेंसिटी बताई है उसका ऑर्डर बताया मैंने, ठीक है? ऑर्डर जो होता है न्यूक्लियर डेंसिटी का वो 10⁻17 होता है। आगे मल्टीप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, ठीक है? मतलब जो उसका ऑर्डर रहता है वो क्या रहेगा? और हाँ, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जानना जरूरी है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.00, ये याद होना चाहिए आपको, 7825, ठीक है? क्यू यूनिट होती है इसके पीछे। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.00866 न्यूट्रॉन थोड़ा सा स्लाइटली प्रोटॉन से ज्यादा हैवी होता है, आपने पढ़ा हुआ है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से क्या होता है? हैवी होता है, ठीक है? तो मास ऑफ न्यू, यहाँ जो आपने एमपी रखा ना, ये एमपी, इसकी वैल्यू ये है, ये जो एमपी यहाँ पे है, जो एमपी है यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू कितनी होगी? ये जो है, और एम एन जो यहाँ पे रखा आपने, ये इसकी वैल्यू, ठीक है? क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है? और ये वाला 15 भी। चलिए फिर, क्लियर है सबको? नेक्स्ट,
उसके बाद आता है कर्व, आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व होता है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व ये कैसा होता है, ये भी बनाना पड़ेगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज होगी वो बता दी जाएगी आपको कि कर्व जो जाता है किस किस के बीच में, पहले बात तो ये कि कर्व है आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहाँ पे Eb बाय ए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और दूसरा यहाँ पे मास नंबर ए, उनके बीच बना रहा हूँ कर्व। तो ये ए पर न्यूक्लियस की बात की जा रही है, ठीक है। कर्व जाता है आपका, पहले आता है थोड़ा स्ट्रेट लाइन, एक्चुअली मैं स्ट्रेट लाइन दिखा रहा हूँ, हाँ। उसके बाद फिर फ्लैट होना चालू होता है, टेढ़ा हो जाता है सर, फिर वापस थोड़ा सीधा और शार्प जाता है वापस। कुछ नहीं, 2-3 बार ऊपर नीचे कर दो बस, फिर नीचे, वापस ऊपर, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा ऐसा, फिर वापस नीचे, बहुत कम नीचे आएगा इसका, फिर थोड़ा टेढ़ा, ये और बढ़ेगा बट थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, फिर कब वापस नीचे जाएगा। फिर और नीचे ही जाएगा, थोड़ा और शार्प हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट ये है, किसके एसोसिएट होता है, दिस इज एसोसिएटेड विद आयरन। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर रख रहे हैं, तो ये जो 3-4 बार फ्लक्चुएशन आया है, ये वाली लाइन है, ये होता है एटॉमिक नंबर कितना तक, 30 तक। और यहाँ पे जो जा रहा है ये मैक्सिमम का, ये यहाँ से पहले कि आयरन का क्या होता है, 28 नंबर पे आता है, उसका डबल 56 होता है, तो ये होगा 50, ठीक है। फिर उसके बाद आगे 100 ऐसे लाइन बना दोगे, फिर आगे 150 पे वापस का थोड़ा और फ्लैट हो रहा है, इधर 150, फिर 200 इधर, ऐसा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपकी इसके अंदर वो क्या है, फर्स्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है जनरली क्या होती है, कांस्टेंट मानी जाती है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होती है, मास नंबर। किसके लिए, बीच वाले के लिए। यहाँ से देखो आपका कर्व जो है वो थोड़ा क्या हो रहा है, 30 के बाद से बोल रहे, 30 के बाद से लेके 170 तक जो होता है कर्व, वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है, मतलब ज्यादा ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं आता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होते हैं 30 से 170 के बीच, उनके लिए हम क्या मानते हैं कि जनरली क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है और इंडिपेंडेंट ऑफ ए होती है। फर्क आ रहा है फ्लक्चुएशन, पर ज्यादा हम नहीं मानते, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये जो है ईबी बाय ए जो है वो इनके लिए क्या है, कांस्टेंट। और कर्व के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आती है कितनी आती है, आयरन के लिए आती है, आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है ईबी बाय ए फॉर आयरन फेरस, वो जो होती है वो होती है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद होना चाहिए, मैक्सिमम होती है, ठीक है। उसके बाद आती है 200 के बाद एक बार फिर से फ्लक्चुएशन आता है, 230 यूरेनियम का होता है 238, यूरेनियम की भी काफी ज्यादा होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर यूरेनियम, जो कि मैंने ज्यादा नीचे दिखाया, थोड़ा सा ऊपर रहता है। यूरेनियम का जो ग्राफ होता है वो सेकंड हाईएस्ट माना जाता है हमारे में, 238 पे वो आती है 7.6
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस 30 से कम है और 170 से ज्यादा है, उनके लिए क्या होती है, नॉर्मली लोअर होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EV/A जो है वो क्या होती है, कम होती है। मतलब पीक वैल्यू किस पे जाएगी, 30 से 170 पे ही देखो ऊपर है, बाकी सब में क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो 170 से ज्यादा जाने पे और मतलब और 30 से कम पे EB लेस देन 30 इंटरसेक्शन EB ग्रेटर देन 170 के लिए क्या होती है, यूजुअली लोअर होती है। क्लियर है सबको? तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। ये कर्व किस किस के बीच में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर। क्लियर है सबको? ये दो जो है आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट, उसके बाद फिर आता है आपका रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है आपको पता है कि न्यूक पढ़ा पढ़ा भैया? पढ़े पढ़े क्या हो रहा है, वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इसको डिस्कवर पता नहीं कौन से, आई थिंक 19, हाँ मेरे से 100 साल पहले 1896 में किया गया था। और जिसने किया था उसी की यूनिट लगाई जाती है, हेनरी बैक्वेरेल। ठीक है, उसने किया था। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि आपका ये डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियर का किसी और न्यूक्लियाइड में टूट जाना। ठीक है, न्यूक्लियस किसी और में टूट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस इनटू सम अदर न्यूक्लियाइड कॉल्ड रेडियो न्यूक्लियाइड्स। उसके साथ क्या होता है, तीन पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी है क्या, डिसइंटीग्रेशन ऑफ। और डिसइंटीग्रेशन ऐसा नहीं कि बाद में होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस इनटू सम अदर न्यूक्लियाइड। ठीक है, और होता क्या है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस इनटू सम अदर न्यूक्लियाइड विद इमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा। कोई भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। क्लियर है सबको? उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि जैसे आपको पता होगा कि जितना अमाउंट पहले ज्यादा होता है तो उतना जल्दी उसका रेट डिसइंटीग्रेशन का होगा। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है dN/dt, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है इसलिए माइनस लगा रहे हैं क्योंकि वो कम हो रहा है। वो डिपेंड करता है उसकी जो उस इंस्टेंट पे उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं। ठीक है, तो उसका जो नंबर पड़ा है वो इनिशियली कितने पड़े हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो उस पॉइंट पे रह गए हैं उसके ऊपर प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपको मैंने बोला था, हम ये हाफ लाइफ की बात करेंगे तो आपको ज्यादा इससे समझ आ जाएगा। जैसे हम बोल रहा हूँ कि मेरा रेट है कि मैं 50% खत्म हो रहा है, जिसे हाफ लाइफ बोलते हैं।
1 घंटे में, 1 आवर में मेरा कितना खत्म हो रहा है, 50%, विच इज नॉन एज हाफ लाइफ। कब खत्म हो रहा है, आधा कब हो रहा है। इनिशियली मेरे पास 32 चॉकलेट्स है, तो 1 घंटे बाद कितनी बच जाएगी, 16 बच जाएगी ना। उसके 1 घंटे बाद 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर हाफ, फिर 1/4, फिर 1/8, ऐसे चलेगा। तो देखो पहले कितना रेट से ही दिख रहा है 16, फिर आ रहा है 8, फिर 4, धीरे धीरे देखो रेट डिक्रीज हो रहा है ना आपका। तो इसका मतलब उस इंस्टेंट पे कितना पड़ा है, उसके बेसिस पे क्या होगा हमारा, हम बताएंगे कि भी ये जो है इनिशियली जितने में पड़ा उसके ऊपर डिपेंड करता है रेट। पहले फास्ट था, फिर बाद में क्या होने लग गया, धीरे धीरे स्लो होने लग गया। ठीक है, तो dn by dt इज प्रोपोर्शनल टू n, और माइनस n इसलिए कारण जो डीके हो रहा है, तो dn by dt साइन हटता है, प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है लैम्डा n। यहाँ पे लैम्डा क्या है आपका, डीके कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके बाद कर देंगे हम dn बाय dt इक्वल्स टू लैम्डा n, n वाली टर्म को नीचे लेके जाओगे, तो dn बाय n इक्वल टू लैम्डा dt, माइनस पड़ा है, ये माइनस उधर चला जाएगा, क्या बनेगा, dn बाय n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt। इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या बनेगा, ln n, इनिशियली कुछ t इक्वल टू 0 पे कितने होंगे, पड़े होंगे n नॉट, एट एनी टाइम t n इनिशियली तो पड़ा होगा ना, 0 नहीं होगा ना, तो n नॉट से n माइनस के लैम्डा t, समझ गए इतना। ये क्या बनेगा, ln n बाय n नॉट, ये आपने पढ़ा हुआ है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, सीधे सीधे लगा दिया, माइनस के लैम्डा t, क्या बनेगा, n बाय n नॉट इक्वल टू, ln हटेगा तो क्या आएगा, e आएगा, e पावर माइनस के लैम्डा t, तो n इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t। ये किसी भी इंस्टेंट में बचे हुए जो होंगे वो आपके क्या होंगे, n जो है आपका क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट अनडीके, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट जो बचे हैं अनडीकेड, अभी तक डीके नहीं हुआ उनका, और ये लैम्डा आपका डीके कांस्टेंट है, और एन नॉट क्या होगा आपका, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0। क्लियर है सबको, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या आया है, n इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी राइट नाउ। क्लियर है, तो के बाद हमने भी निकाला है n इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे टर्म आएगी हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होता है, कितने टाइम के बाद वो हाफ रह जाए, तो एन कितना रखोगे, इनिशियल का कितना रखोगे, हाफ, उसको कितना टाइम लगेगा, उसका हर किसी कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो रख देंगे यहाँ पे एन की जगह क्या रखोगे, एन नॉट बाई टू, एन नॉट से एन नॉट गया, 1/2 इक्वल्स टू ई पावर माइनस लैम्डा टी, ई पावर लैम्डा टी इक्वल टू 2, लैम्डा टी इक्वल टू ln 2, टी इक्वल टू ln 2 बाई लैम्डा, ln 2 की वैल्यू जो होती है 0.693 बाय लैम्डा। ये आपका ये जो टी है वो क्या होगा, हाफ लाइफ होगी, इसलिए इसको, इस टी को मैं यहाँ पे इधर चेंज कर रहा हूँ, क्या बनेगा, टी हाफ लाइफ कितना है, 0.693 बाय लैम्डा। क्लियर है सबको, और एक और आता है मीन लाइफ, मीन लाइफ बोल लो या एवरेज लाइफ ऑफ
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। वो कितनी होगी? वो होती है, तो लिखते हैं उसको, तो इक्वल्स टू 1/λ। जो 1/λ इसको बोलते हैं हम एवरेज वैल्यू, विच इज इक्वल टू, तो ये कितना होगा? हाफ लाइफ का क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, 0.693 इंटू हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 इंटू मीन लाइफ। तो मीन लाइफ कितना आएगा? हाफ लाइफ डिवाइड बाय 0.693, विच कैन बी रिटन एज 1.44 इंटू हाफ लाइफ। तो मीन लाइफ जो होती है आपकी किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट की, वो 1.4 टाइम्स होती है किसकी? हाफ लाइफ की। क्लियर है? ठीक है, दिस इज योर। फिर एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? नई टर्म। एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो dn बाई dt होता है ना, माइनस dn बाई dt, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑकरिंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पर सेकेंड, जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है इसे क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। और एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? जिसने इसको डिफाइन किया है बेनरी बैकवेल ने, उसी की यूनिट रहेगी। ऐसा यूनिट होती है डी ई सी क्यू यू ई आर ए एल होता है, पता नहीं एल होता है, मुझे याद नहीं है, एल होता है शायद। ठीक है, ये हो गया आपकी। और वन बैकरेल कितना होता है? तो बी क्यू भी लिख देते हैं हम, तो यही याद रखते हैं, बी क्यू। ठीक है, एंड वन बी क्यू इक्वल्स टू 1 डीके पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिशनल यूनिट क्या होती है डी के लिए? ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ डीके जो होती है वो होती है क्यूरी। और जो वन क्यूरी होता है इज इक्वल टू, वन क्यूरी को जनरली वन सी आई भी लिख देते हैं। ठीक है, सी कैपिटल आई, इसको क्यूरी का, इसका मतलब क्यूरी होता है, कोई एलिमेंट नहीं है, वन क्यूरी यूनिट है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3.70 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड, जिसको हम लिख सकते हैं डी क्यू। ठीक है, तो वन क्यूरी इक्वल टू 3.7 10⁻7, इसको मैं लिख सकता हूँ 37 इंटू 10⁻9 डी क्यू। 10⁻9 होता है गीगा, लेकिन 37 गीगा डी क्यू, या फिर 37 गीगा डीके पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका वन क्यूरी, ट्रेडिशनल यूनिट हम यही रखते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? उसकी अलग एक और डिस्ट्रीब्यूशन की जो यूनिट होती है वो होती है रदरफोर्ड। ट्रेडिशनल जो रखी जाती है क्यूरी रखी जाती है, भाई सब अपने अपने झाड़ रहे तो रदरफोर्ड ने भी रख दिया। रदरफोर्ड की क्या होती है? वन रदरफोर्ड जो होता है विच इज इक्वल टू 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, फॉर आउट, क्लियर है? तो एक्टिविटी लॉस से आपने भी बोला ही है ना, ये वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूँ हाफ लाइफ वाला, तो सबको समझ आ गया ना?
बाय एक्टिविटी लो, रेडियो एक्टिविटी का लो है, क्या होगा? आर एट एनी टाइम, क्योंकि देखो एक्टिविटी भी डिक्रीज होती है ना जैसे शिफ्ट होता है, इक्वल्स टू आर नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। आर एट एनी टाइम टी है, मतलब आर इक्वल टू आर नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। हमारा फॉर्मूला था एन इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो एक्टिविटी जिसका उस पर डिपेंड करती है ना, प्रोपोर्शनल होती है, तो फिर से लिख देंगे आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी। और आर नॉट की वैल्यू क्या है, देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी एन बाई डी टी, वो बनता है आर, क्या बनेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बाहर आ जाएगा एन नॉट, और इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या बनेगा, डिवाइड बाय लैम्डा इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, डी एन बाई डी टी को हमने बोल दिया, ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन नहीं करे डिफरेंशिएशन करे तो लैम्डा क्या हो जाएगा आपका, इसको देखो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, डी बाय डी टी ऑफ एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू एन नॉट बाहर, डी बाई डी टी कितना बनेगा, माइनस के लैम्डा इंटू डी बाई डी, सॉरी डी बाई डी टी हट जाएगा ना, ई पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, और डी एन बाई डी टी में माइनस डी एन बाई डी टी होता है, आर क्या होता है, माइनस के डी एन बाई डी टी, आर क्या आपका माइनस के डी एन बाई डी टी, तो माइनस माइनस हट जाएगा यहाँ से, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, क्या बनेगा, इसको आर लिख दिया, ये लैम्डा नॉट क्या बनेगा, लैम्डा नॉट, लैम्डा इंटू एन नॉट, लैम्डा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो आर क्या बना, आर इक्वल्स टू आर नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे जो आर नॉट की वैल्यू है वो कितना होगा, लैम्डा एन नॉट, तो हेयर आर नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये बात याद रखना। ठीक है, क्लियर है सबको, तो आर नॉट इक्वल टू लैम्डा एन नॉट। क्वेश्चन आ जाता है कि देखो दो एलिमेंट है, उनकी एक्टिविटी 1:2 में है, और उनकी जो हाफ लाइफ है वो मतलब कांस्टेंट जो है वो भी इस कोऑर्डिनेट में गिवन है, तो r1 बाय r2 निकालना होता है, तो वो आप कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, हाफ लाइफ निकालने को बोल देता है। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया, क्लियर है सबको? Okay. इसके बाद फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट अनडीके आफ्टर nth हाफ लाइफ। nth हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे, आपने पढ़ा हुआ है, सीधा सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, n बाय एन नॉट कितना होगा, बचेगा कितना, 1 बाय, ये देखो n जो nth हाफ लाइफ है ना, तो 1/2 सीधा लिख रहा हूँ, 1/2 पावर n, इतने कम हो जाएंगे ना वो। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 टी बाय टी 1/2 हाफ लाइफ, सीधा सीधा कट जाएगा, क्या आएगा, n इक्वल टू टी बाय टी हाफ लाइफ, टी कितना आएगा, n इंटू टी हाफ लाइफ। समझना मैंने क्या लिखा है ये चीज, इसको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कितने हैं, 32 हैं, तीन हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, तो 32 इंटू कितना, तीन हाफ लाइफ बोला है तो 1/2 का क्यूब कर दो, कितना बनेगा, 4। चेक कर सकते, 32 से पहली हाफ लाइफ पे कितना होगा, 16, दूसरी हाफ लाइफ पे होगा 8, तीसरी हाफ लाइफ पे होगा 4, उसके सीधा आपको 1/2 पावर n से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, डाउट?
तो फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस जो बचते हैं n/n0 की जो वैल्यू होती है वो हम क्या रखते हैं 1/2 पावर n, ये चीज रखते हैं। तो बच गए डिवाइड बाय जो इनिशियल थे कितना होता है 1/2 पावर n, या फिर इसको हम लिख सकते हैं n को t/t पावर 1/2। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज। उसके बाद आएंगे रेडियो एक्टिव डीके। ई का होता है 4 डीके होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, पॉजिट्रॉन डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, गामा डीके, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं फटाफट। फर्स्ट अल्फा डीके। आपको पता ही है अल्फा डीके में क्या होता है। अल्फा पार्टिकल बोलते किसको है, डबली चार्ज हीलियम आयन 2He4 से क्या बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। तो जब अल्फा डीके होगा तो क्या निकलेगा, हीलियम निकलेगा। तो हीलियम के अंदर क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, कोई भी एटम लिख रहा हूँ जिसका है Z और A, यहाँ से क्या हो जाएगा, कोई नया एलिमेंट बनेगा Y जिसका Z में क्या हो जाएगा 2 कम हो जाएगा और इसमें क्या होगा 4 कम होगा, ये लिखा हुआ ना, प्लस अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा को हमने क्या बोला है 2He/4। ठीक है, तो आपका न्यूक्लियस इस तरह से रह जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखना है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, यूरेनियम कन्वर्ट होता है थोरियम में। यूरेनियम का मास एटॉमिक नंबर क्या होता है 92, मास होता है 238। तो चेंज इनटू थोरियम का होता है 88 और मास होता है सॉरी 90 नॉट 88, और मास होता है 234 प्लस अल्फा पार्टिकल जिसका है, क्लियर है। सेकंड आता है बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके का मतलब होता है, बीटा होता है -1 जिसके अंदर न्यूट्रॉन तो नहीं होता है, बट एक क्या होता है मतलब उल्टा होता है कि मतलब -1 होता है। मतलब अब इसमें से क्या होगा, एक प्रोटॉन और आके जुड़ जाएगा, मतलब ये एक माइनस ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो कैसा होता है बीटा पार्टिकल, बीटा डीके होता है कैसे है, कोई भी एलिमेंट ले लो x, उसका z और a, बीटा डीके होने के बाद क्या होगा वो Z+1 हो जाएगा, तो a उसका क्या रहेगा सेम, यहाँ से निकल गया बीटा। ठीक है, बीटा को बीटा से भी दिखाते हैं कुछ लोग, और प्लस कुछ एनर्जी निकल जाएगी। एग्जाम्पल देखना है, यहीं पीछे दिख रहा हूँ, कार्बन का क्या ले रहा हूँ आइसोटोप, कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन में, प्लस बीटा डीके। बीटा डीके समझ आ गया। मास पे, एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास नंबर पे बस एटॉमिक नंबर जो होगा वो एक बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या बताता है पॉजिट्रॉन इमिशन, जस्ट इसका उल्टा। पॉजिट्रॉन इमिशन में क्या होगा कि आपका कम हो जाएगा एक से, मतलब जेड ए सॉरी ये है, क्या बन जाएगा Z-1 वाई प्लस, एक पॉजिट्रॉन निकलता है उसको ई प्लस से भी दिखाते हैं या बीटा प्लस से भी दिखाते हैं, चलेगा आपको कोई प्रॉब्लम, प्लस सम एनर्जी, एनर्जी है। ठीक है, तो ये आपका क्या है पॉजिट्रॉन। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है
कॉपर का आइसोटोप कन्वर्ट हो जाता है निकल प्लस निकल जाता है ये। ठीक है, क्लियर है? दिस इज नोन एज पॉजिट्रॉन इमिशन। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर। जस्ट उल्टा होगा इसका। पॉजिट्रॉन इमिशन का मतलब क्या, पॉजिटिव पार्टिकल निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन आके जुड़ रहा है उसमें। कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर पहले आके जुड़ेगा वो। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है बीटा डीके का। ये जो लिखा है ना बीटा डीके, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या बनेगा? Z-1 ए। इसे नोन एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। कैप्चर है इसलिए देखो पहले रख रहे हैं हम, बाकी सब में देखो जो रिएक्टेंट साइड थी सिर्फ एक ही एलिमेंट था, प्रोडक्ट साइड बदल रहे थे, इधर रिएक्टेंट साइड में जोड़ा है। ठीक है, तो जस्ट उल्टा होता है बीटा डीके का। आप ध्यान से देख लो, बीटा डीके जो था तो हमने उल्टा ही किया। ठीक है, एग्जाम्पल बेस्ट कॉपर ही अगेन। कॉपर तो 29 64 प्लस क्या आ गया इलेक्ट्रॉन कैप्चर ई माइनस, क्या बन गया 28 निकल 64। ऊपर वाली रिएक्शन नीचे रिएक्शन जस्ट उल्टी एक दूसरे की। ठीक है, क्लियर है सबको? इसके बाद फिर आता लास्ट गामा डीके। गामा डीके में क्या होगा, कोई भी जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा रेडियो एक्टिव रहता है, बाद में क्या हो जाता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी एक्टिविटी चली जाती है, थोड़ा एनर्जी रिलीज कर देता है। एनर्जी रिलीज हो गई, गामा पार्टिकल आ गया, ये गामा है। ठीक है, और एनर्जी रिलीज हो गई, बस खत्म। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना ही ए पे ना ही जेड पे। सीरियम होता है 38 87, रेडियो एक्टिव था, निकल गया, खत्म हो गया, चलो वापस अपना वही उसी स्टेज में नॉर्मल आ गया। प्लस गामा, गामा पार्टिकल निकाल। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये है आपके अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। ये मैंने आपको सीधा सीधा उसकी फॉर्मेट में टेबल टैबुलर फॉर्म में बता दिया है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, काइनेट देखो, अल्फा पार्टिकल के अंदर डीके होता है, उसमें क्या लिखोगे? वहां पे एक टर्म आती है अल्फा डीके में, ये तो मैंने टेबुलर फॉर्म से बता दिया। बताया था एक्स जेड ए वाई जेड -2 ए -4 प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस सम एनर्जी। ठीक है, अगर निकल रही है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी टर्म आएगी मास डिफेक्ट, आप निकालोगे तो कितना आएगा? मास डिफेक्ट निकालेंगे, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी जिसको हमने बोल दिया डेल्टा एम, कितना आएगा? मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ हीलियम इनटू सी स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्यू। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर दिया ना मैंने। मास डिफेक्ट निकाला, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? एनर्जी आती है, तो आपने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी इधर होगा
डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होगी विच विल बी इक्वल टू a माइनस 4 डिवाइड बाय टोटल a इंटू क्यू। उसका जो पार्शियल निकाल लेंगे ना, अभी टोटल एनर्जी क्यू निकल रही है तो उसको कितनी मिलेगी? a माइनस 4 बाय a इंटू क्यू। ए क्या आपका एटॉमिक मास, जो मास नंबर है न्यूक्लियस का, a इज मास नंबर ऑफ प्रेजेंट पेरेंट न्यूक्लियस। जो आपका पेरेंट न्यूक्लियस है उसका जो मास आएगा, उसमें किसका आएगा? एक्स का मास आएगा। ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियस का जो मास नंबर है वही रखना है आपको, मतलब किसका मास रखेंगे हम? एक्स का। ठीक है, क्लियर है सबको? डाउट? बीटा डी के दो मानते हैं, बीटा प्लस और बीटा माइनस। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं बीटा डी के में। बीटा डी के दो टाइप के होते हैं, बीटा माइनस, बीटा प्लस। जिसको हमने बोला था ना पॉजिट्रॉन इमिशन, उसे हम बीटा माइनस बोलते हैं। ठीक है, तो बीटा माइनस डीके में क्या होगा? पहले हम बात करें बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस में क्या होगा आपका? जो मैंने बताया था वही था, जेड ए प्लस हो जाएगा जेड प्लस 1 वाई ए प्लस माइनस 1 ऑफ, ये है आपका माइनस बीटा इमिशन। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी आएगी कितना आएगा? डिस डिसइंटीग्रेशन एनर्जी वो क्या होगा? मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई। और बीटा का क्या होगा? बीटा का तो मास नहीं होता क्योंकि उसमें से क्या है? वो है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर से, क्योंकि एटॉमिक मास तो है ही नहीं ना बीटा का। बीटा हैज नो एटॉमिक मास। ठीक है, ठीक है, एटॉमिक मास नहीं है, इसलिए हमें इसमें जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है उसमें क्या लिखेंगे? mx माइनस एन वाई, पेरेंट माइनस जो चाइल्ड है उसका लिख के इंटू सी स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? फिर आता है बीटा प्लस डीके। ये था बीटा माइनस। बीटा प्लस डीके में क्या होगा? एनर्जी कैसे आएगी? पहले तो रिएक्शन लिख देते हैं, जेड एक्स ए विल कन्वर्ट इनटू जेड माइनस 1 वाई ए प्लस 1 बीटा 0। प्लस 1 आ रहा है, प्लस समथिंग एनर्जी निकल रही है, इसे हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन। ठीक है, बीटा प्लस डीके हो गया। यहाँ पे एनर्जी कैसे आएगी? और यहाँ पे बीटा डीके हो रहा है, तो विच इज इक्वल टू क्यू, जो होगा आपका डिसइंटीग्रेशन एनर्जी जो होगी वो होगी मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस चाइल्ड माइनस 2me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी ट्वाइस। एम क्या होता है यहाँ पे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नो डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे एम के उसमें देखो, यहाँ पे जो रिलीज हो रहा है, तो इसके अंदर हम क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे आपका डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की देखो फर्क होता है। यहाँ पे देख लो, जब नेगेटिव बीटा डीके है तब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, बट जब पॉजिटिव बीटा डीके होता है
पर यहाँ पे -2m कर रहे थे, क्योंकि मैंने पॉजिट्रॉन इमिशन आपको बताया था जिसमें इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा होगा ना, इसलिए हम लिख देते हैं -2me इंटू c²। और काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की बीटा डीके में, वो कंटिन्यूसली होती है, 0 से मैक्सिमम जाती है, मैक्सिमम 0 होती है। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की, वो किसके इक्वल होती है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के इक्वल होती है। ये जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है, जैसे इसमें देखो कितना था काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल कितना था, a - 4/a × q, इसमें क्या होगा, सेम वही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल जो होगी वो कितना होगा, q ही होगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्यों होगा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो पॉजिट्रॉन हो, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं ना। ठीक है, ये सॉरी ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, पॉजिट्रॉन, क्योंकि माइनस निकल के ले रहा है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हो चाहे पॉजिट्रॉन हो, इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली डीके होता है ना, इसलिए 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है काइनेटिक एनर्जी, तो किसके इक्वल होगी, क्यू के ही इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, पहले तो ये चीज मास डिफेक्ट, ये तो चलो इजी याद रहेगा, ये वाली चीज याद रखनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, a - 4 डिवाइड बाय a इंटू डेल्टा m c², जिसको हमने q बोला है। और a यहाँ पे किसका आएगा, पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक मास। सिमिलरली बीटा डीके में q होता है mx - my इंटू c² इन नेगेटिव बीटा। पॉजिटिव बीटा में जो होता है mx - me - 2m इंटू c², और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो q के ही इक्वल होती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आएगा आपका गामा डीके। गामा डीके तो मैंने आपको बताया था कि एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल लोअर स्टेट में आता है। ठीक है, और आपको गामा डीके ही क्या करता है, हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है, गामा डीके में ही आपको क्या होता है, ये रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है ये, और भैया कुछ नहीं काम करता है ये अपना। ठीक है, और अलग अलग सर्टेन वेवलेंथ के लिए काम करता है, और इससे जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है ना, ये एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करता है, इसलिए जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है। वेव विच इज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी, एनर्जी ज्यादा है इसलिए आपकी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, बहुत ही कम होगी। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर रिएक्शन, लास्ट टॉपिक आज का। न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होगा, इसके अंदर कोई भी जो न्यूक्लियस होगा, छोटे वाले किसी न्यूक्लियस से टकरा के, मतलब कुछ भी, कोई भी छोटे वाले पार्टिकल से टकराएगा, कोई भी मान लो न्यूक्लियस एक्स है, किसी भी छोटे पार्टिकल से टकराएगा, क्या क्या बनेगा, वाई प्लस बी प्लस सम एनर्जीज जो रिलीज होगी, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी जो एक न्यूक्लियस है उसको टारगेट किया जाता है, जैसे यूरेनियम को के ऊपर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किया जाता है, तो ये होता है टारगेट न्यूक्लियस। और ये क्या होगा, बम्बार्ड कर रहे हैं ना, इस बम्बार्डिंग पार्टिकल बोल लो या बोलो इंपिंगिंग पार्टिकल, जो उस पे आके टकराता है, इससे जो प्रोड्यूस होता है ये है प्रोडक्ट्स। बी मैंने बी ऐसा लिखा है क्योंकि ये पार्टिकल भी हो सकता है, जैसे आपने पढ़ा होगा यूरेनियम को जब रिएक्शन कराते हैं ना, किसे क्या नाम है उसका, न्यूट्रॉन से कराते हैं, तो आपको 3 न्यूट्रॉन रिलीज भी होते हैं। ठीक है, और क्यू क्या होगा आपका, एनर्जी रिलीज।
ये डिसइंटीग्रेशन एनर्जी नहीं है, एनर्जी जो रिलीज होती है वो है। ठीक है, तो कोई भी जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, वो किस तरह से लिखी जाती है, एक्स ए बी वाई। न्यूक्लियर रिएक्शन कोई भी जो होती है ना, वो इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, इस नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। कोड आउट क्लियर है? तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है किसका, न्यूक्लियर रिएक्शन का। उसके बाद में Q की जो वैल्यू आएगी वो कैसे निकालोगे, अभी हमने पढ़ा ही था, मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम कैसे निकालोगे, पहले किसका मास माइनस करेंगे, पेरेंट का, तो मास ऑफ एक्स प्लस मास ऑफ ए माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ बी और इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इतना सबको समझ आ गया। अब न्यूक्लियर रिएक्शन के दो टाइप होते हैं। अब पहले इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की। अगर Q पॉजिटिव है, ये इसका नोटेशन इंपॉर्टेंट है ना, Q अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, इफ Q इज पॉजिटिव इसका मतलब हीट इज रिलीज, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। इफ Q इज नेगेटिव तो प्रोसेस क्या है आपका, एंडोथर्मिक है, हीट ली जाएगी, दी नहीं जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको? कौन कौन से लॉ इसमें कंजर्व रहते हैं, चार्ज कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विल बी एप्लीकेबल, और कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर भी कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एज वेल मास नंबर ए एज वेल लीनियर मोमेंटम पी एम बी, वो भी कंजर्व रहता है। ठीक है, उसके अलावा एनर्जी भी क्या रहती है आपकी, कंजर्व रहती है। जब मोमेंटम कंजर्व है तो आपने पढ़ा हुआ k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो मास कंजर्व है, चार्ज कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है और एनर्जी कंजर्व। तो ये चार चीजें आपकी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। क्लियर है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो आपकी चार्ज की कंजर्व क्या रहेगी, चार्ज, एटॉमिक मास, मास नंबर, मोमेंटम एज वेल एनर्जी, चार चीजें आपकी क्या रहेगी, कंजर्व। ठीक है, क्लियर है सबको? बता रहा हूँ मैं। कोई डाउट? ठीक है, नाउ इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन के दो टाइप होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जब दो, मतलब एक का ही दो मिलके क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। पहले फ्यूजन से पहले हम फिजन पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब एक ही पेरेंट एलिमेंट जैसे भी बताया था, उससे कोई टारगेट पर से पे कोई टकरा रहा है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल आपका है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम में क्या होता है, यू, यूरेनियम का क्या कितना होता है मास, 92, और वो है 235। ठीक है, उसके साथ कितना इंपिनिंग पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन।
बम्बार्ड हुआ, उसके बाद क्या होगा, कन्वर्ट होता है बेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 56 एंड उसका मास होता है 141, प्लस क्रिप्टॉन Kr जिसका होता है 36 प्लस कितना होता है 192 होता है, प्लस देखो दोनों का सम करोगे तो 56 और 36 92 ही है, और इन दोनों का सम करोगे तो कितना बन रहा है 230, 141 प्लस 92 कितना हो रहा है, और इधर बन रहा है 236, इधर बन रहा है 234 35, तो 30 सॉरी 33 बन रहा है इधर देखो, इधर बन रहा है 233, इधर बन रहा है 236, कितना होगा, 3 न्यूट्रॉन यहाँ से आपके निकल जाएंगे प्लस एनर्जी। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, इट इज फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ a heavy nucleus into two or more smaller nuclei। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है आपका सेकंड थिंग, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने एक चेन रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर अगर आप देखो मतलब हम कंट्रोल्ड रखें, इसमें चेन रिएक्शन होती है, जैसे अभी आप देखो यहाँ पे देख सकते हो कि यूरेनियम पे जब एक क्या कराया हमने, न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया, तो कितने न्यूट्रॉन मिल रहे हैं हमें, 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, बाय impinging one particle we are getting 3, तो ये 3 और 3 से टकराएंगे तो बनेंगे 9, 9 से बनेंगे 27, तो चेन चलनी चालू हो जाएगी। ठीक है, पर ये चेन बढ़ती जाएगी, तो एकदम से अगर बढ़ती गई देखो, एक से मिले 3, वो वाला सुना ना बर्ड, वो वाला उसकी कौन सी मूवी थी, सलमान खान की, थैंक यू की जगह 3 लोगों को बोलो मदद कर दे, ऐसा वाला, बहुत गंदा लॉजिक है बट ठीक है, तो तीन 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 ऐसे बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो बढ़ता जाएगा, तो एकदम से अगर कंट्रोल नहीं किया तो ब्लास्ट हो जाता है, वहाँ पे एनर्जी एकदम से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमें एनर्जी अगर हम कंट्रोल करके चलें अंडर सम कंट्रोल कंडीशन, तो क्या होगा, उससे हम रिएक्शन चेन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अंडर सम सुटेबल कंडीशन ये जो 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम अगेन वापस फर्दर करवा सकते हैं फिशन, और हम एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो पहली कंडीशन होती है सुटेबल कंडीशन होती है अंडर सर्टेन सुटेबल कंडीशन, जो 3 ये न्यूट्रॉन होते हैं, these secondary impinging particles can cause further emission, और फिर चेन चालू हो जाएगी आपकी, तो और ये रिएक्शन चालू हो जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चेन। अब इसी रिएक्शन में आता है न्यूट्रॉन प्रोडक्शन फैक्टर, के, वो क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन।
देखो न्यूट्रॉन यहाँ पे किस रेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 से, लॉस कितने से हो रहे हैं, 1 से। तो जो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वही बॉम्ब बनता है। न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज रिजल्ट इन न्यूक्लियर बॉम्ब। और न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होगा उसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और अनकंट्रोल्ड जो होगा उससे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट। न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आप लोगों को पता समझ आएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, एनर्जी यूज करता है और एक अच्छे काम के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो कंट्रोल्ड रिएक्शन के बेस पे होता है न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है। वो आपका किस चीज पे काम करता है, भाई हमारा कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है इसके अंदर, और हम शांति बना के रखना चाहते हैं देश में, पूरे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं कि ब्लास्ट करना है। ठीक है, कुछ लोगों के माइंड में डार्क का समथिंग आ रहा होगा, गॉड पार्टिकल है। तो इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और हमें यहाँ पे मॉडरेटर यूज करने पड़ते हैं रिएक्टर में। मॉडरेटर देखो, कैटालिस्ट होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जो रिएक्शन को तेज करते हैं, उन्हें बोलते हैं कैटालिस्ट, और जो रिएक्शन को स्लो करते हैं उन्हें बोलते हैं मॉडरेटर्स। तो मॉडरेटर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं ताकि वो क्या हो सके, हमारा रिएक्शन थोड़ी स्लो हो सके, रिएक्शन कंट्रोल हो सके। तो उसके लिए जो मॉडरेटर्स यूज होते हैं वो होते हैं हैवी वाटर, हैवी वाटर। सेकेंड ग्रेफाइट। थर्ड पैराफिन। और ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम होता है, इनको भी यूज किया जाता है। ये सब इसलिए यूज किया जाता है ताकि क्या कर सके, उसको स्लो डाउन कर सके, किसको, न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, और ये तो हो गए कंट्रोल रोड्स भी होती हैं जो कंट्रोल करती है रिएक्शन को, कंट्रोल रोड्स। वो कौन सी होंगी, कंट्रोल रोड्स जनरली बनी होती है कैडमियम की। अब कैडमियम की क्यों लेते हैं, आपने पढ़ा होगा हेलोजिनेशन भी होता है, कैडमियम इसमें यूज किया जाता है एज ए कैटालिस्ट। कैडमियम रोड इसलिए ली जाती है, कैडमियम भी लेते हैं और बोरॉन भी ले लेते हैं। ठीक है, बी। तो ये इसलिए ली जाती है ताकि क्या हो कि ना, वो कैडमियम की जो सरफेस होती है ना वो खुरदरी होती है। तो वहां पे क्या होता है कि उस सरफेस की ऐसे ऐसे खुरदरी खुरदरी सरफेस होती है। ठीक है, तो जैसे ब्रेड होती है ना वैसी होती है। तो क्या होता है कि उससे ना एटम और जो न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर आके सेटल हो जाते हैं, न्यूट्रॉन पार्टिकल जो है ना उसके अंदर आ जाते हैं। इससे क्या होता है, तो रिएक्शन तरह से कंट्रोल होने लग जाता है। ठीक है, तो कैडमियम जो होता है वो इसकी शेप होती है ब्रेड की तरह होती है, तो उसके अंदर वो आ जाते हैं पार्टिकल। इस वजह से क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन जो आपकी थोड़ी क्या हो जाएगी, कंट्रोल आ जाएगी। ठीक है, बोरॉन भी हम यूज करते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मॉडरेटर के लिए जो यूज करते हैं ग्रेफाइट, हैवी वाटर, पैराफिन एंड ड्यूटीरियम। तो कंट्रोल रोड्स के तौर पे जो यूज किया था वो कौन यूज करता है, कैडमियम एज वेल बोरॉन। ठीक है, और कूलेंट, भाई टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, उसको कम करने के लिए भी चाहिए, ठंडा करना पड़ता है ना न्यूक्लियर रिएक्टर को। पहला है रिएक्शन को स्लो कर रहा है मॉडरेटर, वो कंट्रोल करता है सिर्फ न्यूट्रॉन को। कंट्रोल रोड्स जो होती हैं वो पूरी रिएक्शन को कंट्रोल करती है, थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कूलेंट जो सिंक में लगाया जाता है ताकि टेम्परेचर क्या रहे, ठंडा रहे। कूलेंट के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो पानी ही होता है। तो ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट, क्योंकि आपको पता होगा पानी जल्दी से गर्म नहीं होता, जल्दी से ठंडा नहीं होता। तो ऑर्डिनरी वाटर एज वेल हैवी वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट। ठीक है, क्लियर है सबको। हमने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था किधर, पोखरण में, आपको पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। तो उसके अंदर उन्होंने जमीन के बहुत अंदर गए थे, डीप में। और उधर जो इमिशन हुआ था अल्फा बीटा गामा रेस का, वो हम तक ना आए या हमारे पे हार्मफुल ना हो, क्योंकि रेस आपको पता है निकल जाती है, वो उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, पर अगर हम कोई मीडियम लगा देंगे तो पेनिट्रेट करने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है,
इसलिए उस टाइम पे 1998 में या फिर 96 में, याद नहीं एग्जैक्टली डेट, ईयर क्या था ईयर, उस टाइम उन्होंने बहुत सारे प्याज को जमीन के अंदर डाला गया था। ठीक है, तो प्याज क्या करते हैं, अनियन जो होता है वो रेस को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे प्याज उस ईयर डाले थे, इसलिए शायद आपको पता होगा, आप चेक कर लेना गूगल पे, उस टाइम भी प्याज के रेट 80 रुपीज केजी हुए थे उस जमाने में भी। ठीक है, तो प्याज जो होता है अनियन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है इसको, रेस को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन ये प्रोसेस सन के अंदर होता है। सन आपको कंटिन्यूसली क्या देता है, एनर्जी देता है। तो क्योंकि उसमें क्या होता है, हीलियम और सॉरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या मिलकर बनाते हैं, हीलियम। तो इट इज फिनोमिना ऑफ फ्यूजिंग टू और मोर लाइटर न्यूक्लियर इनटू हेवियर। टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियर। ठीक है, सीधा सीधा बता रहा हूँ, हम हाइड्रोजन लेते हैं 1H1 प्लस हाइड्रोजन 1H1, उससे बनता है ड्यूटीरियम 1H2 प्लस, निकल जाता है आपका बीटा प्लस 1 बीटा 0, ये निकल गया। ठीक है, उसके बाद ये ड्यूटीरियम बन गया, तो ये 1 ड्यूटीरियम प्लस 1 ड्यूटीरियम, ये मिलके बनता है 2He4 प्लस सम एनर्जी। ठीक है, और जो एनर्जी निकलती है उसको हम उसकी वैल्यू जो क्यू होती है, वो क्यू की वैल्यू आती है 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसके साथ, और टेम्परेचर जो रिक्वायर होता है फ्यूजन के लिए, वो होता है 10⁻⁷ केल्विन। टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 10⁻⁷ केल्विन फॉर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन रिएक्शन। फिर आता है, आपने एक टर्म सुनेंगे स्टेलर एनर्जी। नाम में पता चल रहा है इंटरस्टेलर जैसा कुछ फील आ रहा है। स्टेलर एनर्जी, स्टेलर एनर्जी जो होती है, वो क्या होती है, एनर्जी जो हमें सन और स्टार से जो ऑब्टेन होती है, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सन एंड स्टार इज नोन एज स्टेलर एनर्जी। ठीक है, तो और सोर्स क्या होता है स्टेलर एनर्जी का, जो सोर्स होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपका क्या होगा, सोर्स ऑफ स्टेलर एनर्जी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हो चुका है। अब हम फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, तो इट्स जस्ट क्विक। ठीक है, सबसे पहले हमने आते ही पढ़ा था, न्यूक्लियस की बात की थी, न्यूक्लियाई बोला था। न्यूक्लियाई के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कोई भी सिस्टम उसको हम न्यूक्लियाइड किसको बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं XZA। ठीक है, यहाँ पे Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और A क्या है, नंबर ऑफ एटॉमिक मास, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, wait, what the hell is going on? ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं NP NN, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होता है A माइनस Z, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि न्यूक्लियर रेडियस जो होती है वो क्या होता है, न्यूक्लियर रेडियस होती है R=R0 A⁻1/3। वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है, वो 10⁻+17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में होती है, ठीक है। और न्यूक्लियर रेडियस जो होता है उसको हम फर्मी मीटर में ऑब्जर्व करते हैं, 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻−15 मीटर्स, ठीक है। तो ये होता है आपका फर्मीमीटर। फिर हमने पढ़ा था आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के ही जो अलग अलग क्या हो, उनका एटॉमिक नंबर हो और सॉरी हाँ मास नंबर अलग अलग हो और एटॉमिक नंबर सेम हो। जैसे हाइड्रोजन 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 एंड ट्राइटेरियम 1H3। तो ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है, अलग अलग। फिर पढ़ा था हमने आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या थे, जिसके अंदर सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो वो के किसके थे, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन C614 एंड के बाद में ये वाला नाइट्रोजन, इनका क्या है दोनों का एटॉमिक मास क्या है, सेम है, नंबर क्या है, अलग है। दीज आर आइसोबार्स। फिर आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या थे, कि जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्या हो, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन क्या है आपके, सेम हो। तो हमने पढ़ा था आइसोटॉप ऑफ कार्बन ही लो और ऑक्सीजन, इनके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, 8, इसमें भी माइनस करो कितना आ रहा है, 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, दीज आर आइसोटॉन्स, ठीक है। फिर हमने न्यूक्लियर फोर्सेस की बात की थी। न्यूक्लियर फोर्सेस हमने बोला था सीधा सीधा दैट दे डू नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और वो चार्जेस के प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, ठीक है। और चार्जेस के इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या था, डेल्टा एम, की जो कोई भी सिस्टम है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज A-Z इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन माइनस मास जो उसका न्यूक्लियस का है। और फिर बड़ा बड़ा था हमने बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या थी आपकी, बाइंडिंग एनर्जी वाज EB इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और इसको हम अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं तो कितना रखते हैं, डेल्टा एम इंटू 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यू। और मैंने आपको बताया था मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का भी मैंने आपको बताया था कि वो कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर 1.00, प्रोटॉन का जो होता है वो होता है 1.0072825, वेयर एज न्यूट्रॉन का जो होता है वो होता है 1.008665। ये दोनों आपके मास होते हैं, न्यूट्रॉन एज वेल प्रोटॉन के, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या थी, EB/A, जिसका जो आपने एनर्जी निकाला है ये डेल्टा एम सी स्क्वायर, उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, ये आपकी होगी बाइंडिंग एनर्जी। फिर हमने कर्व बनाया था किसका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास का जब कर्व बनाया तो हमने देखा 30 to 170 के बीच का कर्व क्या रहता है, कांस्टेंट। और इससे पहले का और उसके बाद का जो होता है वो लो होता है। और आयरन का सबसे ज्यादा होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच इज इक्वल टू 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद होता है यूरेनियम का, आयरन का कितना है एटॉमिक मास 56, फिर यूरेनियम 238, उसका कितना होता है 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये अब 7.6 नॉट 8, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसका मास। क्लियर है इतना। उसके बाद फिर हमने पढ़ा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन जो होता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है आपका, तो जो टूटता है उसमें। और हमने पढ़ा था इसका जो फॉर्मूला होता है N इक्वल टू N0 e⁻⁻k λT। और फिर हमने पढ़ा था हाफ लाइफ जो होता है वो कितना होता है 0.693 बाई लैम्डा, वे लैम्डा इज डीके कांस्टेंट। फिर हमने एक नई बात पढ़ी थी टी बाई लैम्डा, इसको बोलते हैं 0.693, 1 बाई लैम्डा को बोलते हैं मीन लाइफ। ये है हाफ लाइफ और ये है आपकी मीन लाइफ, ठीक है। उसके बाद में एक्टिविटी dN/dt को हम क्या बोलते हैं,
R इक्वल टू डी एन बाई डी टी माइनस डी एन बाई डी टी, नॉट प्लस डी एन। ये होती है आपकी एक्टिविटी, और एक्टिविटी का भी फॉर्मूला होता है R इक्वल टू आर नॉट ई पावर माइनस के लैम्डा टी, वेयर आर नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्टिविटी, और एक्टिविटी की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, बैक्यूरेल, और 1 BQ इज इक्वल टू 1 DK पर सेकेंड। एंड इसको हम और दूसरी टर्म में क्यूरी की ट्रेडिशनल यूनिट लिखते हैं, 1 क्यूरी इक्वल टू 37 G BQ, गीगा है वो, ठीक है। और 1 रदरफोर्ड इक्वल टू 10 टू पावर 6 BQ, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? उसके बाद हमने पढ़ा था डीके अल्फा बीटा गामा, मेन तीन होते हैं, पॉजिट्रॉन वो भी होता है। अल्फा का क्या होता है, जब डीके इस तरह का हो, Z-2 A-4, तो अल्फा डीके होता है। बीटा के दो टाइप होते हैं, बीटा प्लस, बीटा माइनस। पहले माइनस पढ़ लेते हैं फिर प्लस पढ़ते हैं। माइनस के अंदर क्या होता है कि x जो ZA है तो क्या बन जाएगा, Z+1 YA। बीटा प्लस में क्या होगा, ZXA जो है वो क्या बनेगा, Z-1 YA, ठीक है। प्लस बीटा -1 प्लस बीटा +1, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा हुआ इसकी जो एनर्जी होती है Q हमने निकाला था डेल्टा एम सी स्क्वायर, वो तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, डेल्टा एम विच इज इक्वल टू मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ हीलियम, पेरेंट माइनस उसका इनटू सी स्क्वायर। ये तो आ गया आपका एनर्जी। उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी अल्फा पार्टिकल की, वो होती थी A-4 डिवाइड बाय A इंटू Q। और इसमें हमने मास डिफेक्ट निकाला था, बीटा माइनस में तो सीधा सीधा निकाला था, वो कितना था मास डिफेक्ट, डेल्टा एम जो था वो था मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y, और एनर्जी निकाल दी थी डेल्टा क्यू, सॉरी नॉट डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर डायरेक्टली। इसमें जो निकाली थी डेल्टा एम वो कितना था, मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y माइनस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो आपकी डेल्टा क्यू आएगी वो कितना आएगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर। और इसका जो डेल्टा क्यू होता है वही इनकी काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, बीटा पार्टिकल की, मैंने बताया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। वो आइदर पॉजिटिव बीटा हो या माइनस बीटा हो, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर आता है हमारा, क्लियर है यहाँ तक सबको, इज इट क्लियर, सबको क्लियर तो है ना? ओके। उसके बाद फिर मैंने बोला कि ये गामा डीके में क्या होता है, गामा डीके में आपका बस कुछ नहीं होता, ए और जेड में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक्स है आपका स्टार होता है पहले, फिर वो क्या हो जाता है, अब नॉर्मल स्टेज में आ गया, बस खत्म, ये गामा पार्टिकल रिलीज हो, ठीक है। और बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है, और थोड़ी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा था न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन को हमने बताया था जैसे एक्स प्लस उसमें कोई इंपेनिंग पार्टिकल डाल रहे हैं तो बना y प्लस बी प्लस सम एनर्जी वॉज रिलीज। तो उसको हम लिखते कैसे, न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखने का नोटेशन कैसा होता है, x a b y, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है न्यूक्लियर रिएक्शन का, ठीक है। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। और जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा क्यू, ये क्यू जो है डेल्टा लिख रहा हूँ, क्यू लिख लो चलेगा कोई बात नहीं, दिस वन। तो कितना होगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम कितना आएगा, मास ऑफ एक्स, ये वाई है, ठीक है, प्लस मास ऑफ ए माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ बी, दिस इज योर एनर्जी विच इज रिलीज्ड इन। और अगर ये पॉजिटिव है तो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर ये नेगेटिव है तो क्या है, ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। इसके बाद में इसमें क्या क्या कंजर्व रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है, एटॉमिक मास कंजर्व रहता है, इसके अलावा मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंड एनर्जी इज कंजर्व, ई है, ठीक है। तो ये चार चीजें कंजर्व रहती है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। तो न्यूक्लियर रिएक्शन को हमने दो पार्ट में तोड़ा है, फिजन एंड फ्यूजन। फिजन में जब वो टूटता है दूसरे पार्टिकल में तो उसको हमने बोला है न्यूक्लियर फिजन। और हमने अभी पढ़ी है रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि यूरेनियम टूट जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मिलता है उसको, तो टूट जाता है किसमें, थोरियम प्लस, नॉट थोरियम, इट्स बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, ठीक है। और प्लस तीन क्या निकल जाते हैं आपके, न्यूट्रॉन। तो ये रिएक्शन एक बार हुई तो तीन न्यूट्रॉन निकले, दूसरी होगी तो नौ न्यूट्रॉन निकलेंगे, ऐसे मल्टीपल टाइम निकलते रहेंगे, और अगर इसको कंट्रोल कर लेंगे तो चेन रिएक्शन हो जाएगी, विच इज यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है।
और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि ऐसे क्या बोलते हैं ये मॉडरेटर के लिए यूज करते हैं वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, पैराफिन्स और deuterium is as used as to slow down neutron, they are used as a moderator. एंड उसके अलावा कंट्रोल रोड्स यूज होती है किसकी, मैंने अभी आपको बताया था, याद रखना है, हेलोजिनेशन जिसमें होता है कैडमियम और बोरॉन, ये जो होते हैं शेप होती है ब्रेड शेप होती है, बीच में पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, इससे रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। और कूलेंट की तौर पे कौन यूज करते हैं, पानी सबसे बेस्ट है, तो हैवी वाटर हो चाहे नॉर्मल वाटर हो, तो उसको हम यूज करते हैं एज ए कूलेंट। फिर हमने पढ़ा था न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन में हमने बताया था आपको कि सन जो होता है वो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, ड्यूटेरियम, और प्लस रिलीज करता है पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद ये ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम मिलकर क्या बनाते हैं, 1s2 प्लस 1s2 को क्या बनाएगा, हीलियम, और अल्फा पार्टिकल उसके साथ कुछ रिलीज होगी एनर्जी, एनर्जी कंटिन्यूस रिलीज होती है। और इस प्रोसेस को फ्यूजन को होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, टेम्परेचर शुड बी 10 टू पावर 17, सॉरी 7, सॉरी न्यूक्लियर रेडियस लिख दी मैंने, टेम्परेचर शुड बी 10 टू पावर 7 केल्विन, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये पूरा हो चुका है चैप्टर। और न्यूक्लियर फ्यूजन में एक बार में जो इसके साथ जो एनर्जी निकलती है वो कितनी निकलती है, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस ये याद रखना, ठीक है। तो जस्ट क्लियरिंग इट, थैंक यू सो मच, आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा।